हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी पढ़ाई काफ़ी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले जो है सॉलिड स्टेट से पहले मैंने गैसेस स्टेट के सारे लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं, मतलब जहाँ तक सिलेबस था वहाँ तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जो है गैसेस स्टेट कंप्लीट कर ले उन्हें देख करके, ठीक है। तो आज हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हम गैसेस स्टेट में ही थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो डिसाइड कैसे होता है, वो डिसाइड कैसे होता है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर वो गैस होगा। मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा, वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर का ये तीनों में से वो कौन सा स्टेट होगा वो डिसाइड कौन करता है आखिर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो इनका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये दो चीज़ों पर ये दो चीज़ें इन्हें डिसाइड करती है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। तो किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर थर्मल एनर्जी डिसाइड करती है, तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। जब पार्टिकल्स होते हैं, जब भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से इनके बीच में एक जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम यहाँ पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है या फिर थर्मल एनर्जी क्या होती है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का अपना एक जो एनर्जी होता है, ठीक है, अपना जो एक ये मूवमेंट, ट्रैवल या फिर इनकी रैंडमनेस की वजह से जो इनमें अपना एक एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसे थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब उनमें जब अट्रैक्शन इन दो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, जब अट्रैक्शन होता होगा, जब मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैं IMF करके लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब काफ़ी ज़्यादा होगा, किससे? थर्मल एनर्जी से, ठीक है। थर्मल एनर्जी का क्या मतलब होता है कि वे जो है आपस में वो दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। मतलब उनमें एक ऐसा एनर्जी जो वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, उस तरीके वो एनर्जी होता है थर्मल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उस केसेस पर उनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी सामने सामने आ जाएंगे, है ना। तब जो सामने सामने जब आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो वो कैसा बनेगा, कौन सा स्टेट्स ऑफ मैटर बनेगा? वो बनेगा सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड की केसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, किससे? थर्मल एनर्जी से। तो अब देखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर हो थर्मल एनर्जी के, मतलब ये जो दूर जाने का एनर्जी और पास में आने का ये अट्रैक्शन फोर्स अगर दोनों ही इक्वल हो, ना वो सामने आएगा और ना ही वो दूर जाएगा, तो इस केसेस में कौन सा स्टेट्स ऑफ मैटर डिसाइड होता है? इस टाइम पे होता है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड कब डिसाइड होता है? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी लगभग इक्वल हो, ठीक है। और जो थर्ड हमारा केस होता है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है पार्टिकल्स में,
उनमें मान लीजिए कोई भी अट्रैक्शन इनमें हो नहीं रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन होगा लेकिन इतना बहुत कम अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बहुत कम हो, किससे, थर्मल एनर्जी से, मतलब थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, तो इस केस में कौन सा स्टेट्स ऑफ मैटर डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा गैस, ठीक है, गैस। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए और ये इसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे कि सॉलिड क्या है, तो इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। डेफिनेशन के टर्म पे हम लिखते हैं कि सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर which has क्या होता है, सॉलिड एक ऐसा फॉर्म है मैटर का जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर which has force of attraction is high between their molecules, जिससे क्या होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरचेंज नहीं होते हैं, ठीक है। सो दैट द मॉलिक्यूल्स cannot interchange each other, जिससे कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसका ये डेफिनेट शेप का होता है, ये डेफिनेट शेप का होता है, डेफिनेट साइज होती है इसकी, है ना, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। सॉलिड जनरली हार्ड होते हैं कंपैरिजन टू द लिक्विड और गैस का, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हार्ड ही बोलेंगे, लेकिन बाद में जब हम पढ़ेंगे एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो थोड़े से देखेंगे कि उसमें भी कुछ डिफरेंस होती है, ठीक है। और इनमें डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता था, ठीक है। इस तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का मेन पार्ट बोल सकता है, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस, बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस, अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, देखिए कि एक 3D स्पेस में, मान लीजिए ये एक 3D स्पेस है, 3D स्पेस को आप इमेजिन करिए, 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, पॉइंट्स का अरेंजमेंट, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे करके वो डॉट डॉट लगा रहा हूँ, इमेजिन करिए ये 3D स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट्स का 3D अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये जो होता है इसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। अगर डेफिनेशन के टर्म पे मैं इसे कहूँ कि अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस is called क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, इस तरीके का जो 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है, स्पेस में जो इन पॉइंट्स के जो 3D अरेंजमेंट होता है, ये 14 तरीके के पॉसिबल लैटिस बन सकते हैं। 14th
पॉसिबल 3D लैटिस हो सकते हैं। ये कहाँ पर? स्पेस पर, ठीक है। और इन्हीं को हम ब्रेवाइज लैटिस भी कहते हैं, ब्रेवाइज लैटिस भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, ये जो यूनिट्स साथ में मिल करके जो एक बना रहे हैं, ठीक है, जो क्रिस्टल लैटिस को बना रहे हैं, तो ये इन पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट। इन पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट, ठीक है। और ये लैटिस पॉइंट क्या होते हैं ना, ये जो है एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था क्रिस्टल लैटिस। तो आगे हम बात करते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल अब क्या होता है कि अब जैसे हम क्रिस्टल लैटिस बात किए, ठीक है, ये मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस है। वेट, मैं इसको बनाता हूं, यहां पे देखिए, इस तरीके से जब हम एक लैटिस को बनाते हैं, इस तरीके से जब हम एक लैटिस को बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट पूरे स्पेस में मान लीजिए, इधर भी ऐसे करके वो है ना, इस तरीके का अरेंजमेंट जो है यहाँ पर भी इस साइड में है। तो ये देखिए, तो ये जो अरेंजमेंट है, तो ऐसा क्या है, ये अरेंजमेंट ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, ये पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यूनिट सेल हम किसे कह रहे हैं ना, एक इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, ठीक है, जो कि क्या डिसाइड करता होगा, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनाता होगा। मतलब इस यूनिट सेल को अगर हम रिपीट करते जाएं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड में, तो ये एक पूरा एक क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करता है, क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करता है, ठीक है। तो एक हमारा जो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन हुआ, जिसको अगर हम 3D में रिपीट करें तो एक क्रिस्टल लैटिस को बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें, यूनिट सेल क्या होता है ना, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ crystal lattice which when when it repeated in different direction generates the entire lattice, ठीक है। तो यूनिट सेल हम उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस का, जो एक रिपीट करने पे डिफरेंट डायरेक्शन में एक एंटायर लैटिस को बनाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, तो यूनिट सेल को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, यूनिट सेल को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक जो सेल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा जो सेल है वो सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होंगे ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसा यूनिट होगा जहाँ पर उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। तो उन सारे तो वो सारा जो यूनिट सेल जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट साइड में प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही, है ना, कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन ये बॉडी में भी प्रेजेंट रहेगा, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ये बॉडी में भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अब इस यूनिट सेल को देखिए, मैं एक यूनिट सेल यहाँ पे बना रहा हूँ। इस तरीके से मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट मिल करके एक सेल बनाते हैं, जो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसका ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है कॉर्नर, इसे हम कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। और ये जो बॉडी पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये, इन्हें तो हम एज कहते हैं, है ना, एज, एज। और जो मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट होंगे तो इन्हें एज सेंटर्ड भी कहा जाएगा, एज सेंटर्ड या एज सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया एज, ये हो गया एज, ये हो गया कॉर्नर, ये है बॉडी सेंटर। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये फेस होता है इसका, ये हिस्सा इसका फेस होता है। तो ये जो हिस्सा होता है ये फेस होता है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम फेस सेंटर्ड कहते हैं, ठीक है, इन्हें फेस सेंटर्ड कहा जाता है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले यूनिट सेल पे जो कॉर्नर है वो कितना है, 8 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एज कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 8 हो गया। अब साइड वाले 9 10 11 12, मतलब इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने एज होते हैं, एज होते हैं 12, ठीक है। और इस यूनिट सेल में नहीं, सारे यूनिट सेल में ही 12 एज होता है, ठीक है। जैसे ब्रिक्स होता है ना, ईट, तो उसमें भी उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो क्यूब बॉक्स होता है, मतलब जो रूबिक क्यूब होता है जो हम सॉल्व करते हैं पजल टाइप का, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, और काउंट कर सकते हैं। तो इसमें एज कितने हो गए, 12। फेस कितने हैं इस पर, फेस काउंट करिए, देखिए फेस इसको कहते हैं 1 2 नीचे वाला पार्ट, राइट साइड वाला 3, लेफ्ट साइड वाला 4, आगे वाला 5 और पीछे वाला 6। तो टोटल फेस है 6, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा होगा इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, है ना। तो डायगोनल यहाँ पर कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर कितने होंगे। तो ये एक डायगोनल हुआ ऐसे करके, बॉडी डायगोनल, ये एक डायगोनल हुआ ऐसे करके, ये 2 डायगोनल हो गए, है ना। और ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक तीसरा, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाले हिस्से से लेकर के इस वाले तक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो गए, बॉडी डायगोनल हो गए 4, ठीक है। और हाँ, फेस डायगोनल देखिए, फेस डायगोनल कितना होता है, ये एक हिस्सा, ये फेस है इसका, इस यूनिट सेल का ये फेस है, ठीक है। तो ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, ठीक है। तो एक फेस पे 2 डायगोनल बन रहे हैं, तो फेस डायगोनल, टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल फेस 6 होते हैं। तो 6 इज इक्वल्स टू 2, टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल इज 12। और ये जो है ना अभी काम में आएंगे,
जब हम उसका इफ़िशेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे तो उस समय पर नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, जब हम नंबर ऑफ़ एटम जब काउंट करने जाएंगे तो ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेल कितने तरीके के होते हैं, हम किन किन यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट सेल में पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, जिससे हम SCC भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा होगा BCC, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं, क्यूबिक BCC। ठीक है, तीसरा जिसका हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्यूबिक, है ना, हेक्सागोनल क्यूबिक या तो सेंटर्ड। ठीक है, हेक्सागोनल सेंटर, तो ये हम इसे HCP कहते हैं। ठीक है, और फोर्थ जो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे हम FCC भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इसके अरेंजमेंट को देखने से पहले कि सिंपल क्यूबिक सेल किसे कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल किसे कहते हैं, फिर हेक्सागोनल क्यूबिक क्या होता है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, तो इसे जानने के लिए हमें उसके अरेंजमेंट को देखने पड़ेंगे। ठीक है, कि उसका अरेंजमेंट कैसे करके होता है। तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है, या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैंने उसका जो यूनिट जो होता है, ठीक है, वो यूनिट का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो देखिए अरेंजमेंट, सबसे पहले हम 2D में बात करेंगे। अरेंजमेंट किसका बात करेंगे, 2D में, है ना, 2D का अरेंजमेंट पहले बात करेंगे। ये दो तरीके के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं 2D में। 2D में मतलब इस पेज को कंसिडर कर लीजिए आप, ये पेज जो एक तरीके का हम 2D इसको मानेंगे, है ना। तो पहला जो अरेंजमेंट होगा ए टाइप अरेंजमेंट, और दूसरा जो अरेंजमेंट होगा ये बी टाइप अरेंजमेंट। तो ए टाइप अरेंजमेंट क्या होता है ना, देखिए ध्यान से, ये एक यूनिट है, ये कांस्टेंट है ना, ये यूनिट्स है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। इस तरीके से, मतलब एक के नीचे एक, देखिए एक के नीचे एक, मतलब ये जो लेयर है, सेम लेयर में ये ए है, और उसी के सेम रो में ये भी ए है, मतलब सेम एरो में इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इन्हें हम ए अरेंजमेंट कहते हैं 2D में, है ना। अब ए बी टाइप का कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, अब देखिए ये है ऐसे। अब ये जो अरेंजमेंट जो इसके जस्ट नीचे था, अब इसमें जस्ट इसके नीचे नहीं होता है, ये होता है इन दोनों के बीच में, नीचे, है ना, ये ऐसे उनके बीच में, ऐसे करके उनके बीच में। तो पहला जो रो था, पहले वाले रो पे इसको हम ए मानते हैं। अभी दूसरा जो रो है, देखिए उसके जस्ट नीचे नहीं है ना, वो दूसरे थोड़े से अलग जगह पे है ना, तो इसे हम बी यूनिट मानते हैं। तो अभी इस केसेस में इसको ए बी रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इस पे इसको हम पढ़ेंगे क्या, है ना। तो इसको बेस मानते हुए जो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल है या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, उसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इनको बेस मानते हुए। ठीक है, तो इनको जनरली कहा जाता है SCP, 2D में इसको SCP कहा जाता है, और इनको कहा जाता है
CP 2D में, है ना। तो देखिए और एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कि एक यूनिट सेल हम उसको कंसिडर करेंगे जब क्या करता हो, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो उसका पूरा पूरी करेक्टरिस्टिक, माने मैक्सिमम, पूरा पूरी तो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक उसका बताता है। तो कभी भी जब हम यूनिट सेल काउंट करते हैं इस तरीके से काउंट करेंगे कि उसका जो मैक्सिमम वो उसका प्रॉपर्टीज़ को बता दे, है ना। तो हमारे इस वाले पोर्शन पे हमारा ये यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है, जिससे ये पूरा पार्ट हमारा इनफ होगा इस पूरे लैटिस का इंफॉर्मेशन देने के लिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने के लिए। इस तरीके से जो HCP में होगा, HCP में ये हमारा यूनिट सेल होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक था। तो अब हम अरेंजमेंट बात करेंगे। अरेंजमेंट किसका? 3D अरेंजमेंट, जहाँ पे आएगा सिंपल क्यूबिक सेल और BCC, है ना। हाँ, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो हम 3D अरेंजमेंट कर रहे हैं इससे हम कर रहे हैं, ठीक है, इस SCP से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SCP, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तब तक आप देखते रहिए। इससे डिराइव किया जाता है इस 3D वाले अरेंजमेंट को, जिससे हम जो SCC आता है या फिर जो BCC आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम AA टाइप अरेंजमेंट देखेंगे, AA टाइप, AA टाइप। और दूसरा जो हमारा अरेंजमेंट होगा AB टाइप, ठीक है। तो AA टाइप में अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं बनाता हूँ ध्यान से इन यूनिट्स को। ये था हमारा SCP में, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, ये था SCP 2D अरेंजमेंट, है ना। तो इससे हम ये 3D का हम बात करेंगे जो बोले थे SCC के लिए। तो ये बनता कैसे SCC? तो ये तो हमारा एक लेयर हुआ, है ना, ये एक लेयर हुआ, एक लेयर हुआ। अब हम इसका 3D अरेंजमेंट करेंगे, मतलब 3D मतलब इसको ऊपर में भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, इसके राइट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो लेयर A है, लेयर A है जो हमारा A टाइप का मॉलिक्यूल है, सॉरी A टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर में हम मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, इनके ऊपर में इस तरीके से सेम साइज का, ठीक है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, है ना। तो आप इमेजिन करिए कि इसके ऊपर में जस्ट और एक एटम्स है, यूनिट है, इसके ऊपर में और एक यूनिट है। तो ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला का लेयर अलग है ना, ये ऊपर वाला का लेयर है। तो ये वाले जो एटम्स होंगे जो ऊपर में होंगे, इनको हम सॉरी मैंने हाँ ये अलग तो होंगे, लेकिन इनको भी हम ए कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ में ही है ना, उसके मतलब पैरेलल है, बोल सकते हैं उसके पैरेलल है, उसके साथ में ही है। तो ये भी ए टाइप का होता है। तो इसीलिए ये ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। और यहीं से देखिए, इस अरेंजमेंट को अगर देखेंगे, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है। तो ये ऐसा कुछ बनता है यूनिट सेल, ऐसे कुछ बनता है यूनिट सेल। इस तरीके का क्यूब बन जाता है। देखिए मतलब यहाँ पर है, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे, ऐसे करके वो ये अरेंजमेंट है, ठीक है। और यहीं से ये एससीसी बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल होता है। अब इसी सिंपल क्यूबिक में देखिए, जो नंबर ऑफ एटम्स ओनली कॉर्नर में ही पोजीशन होते हैं। 8 एटम्स तो नहीं, एटम्स के उसके जो उसका कंट्रीब्यूशन भी होता है वो अलग होता है। तो हम जब वो करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, उस समय पर हम बात करेंगे, ठीक है।
अब आता है ए बी टाइप। अब देखिए ए बी टाइप क्या था, तो ये देखिए ए बी टाइप यही था ना ए बी टाइप का। तो इसके हम सेंटर पे बनाते हैं ऐसे करके। वेट सॉरी एक्चुअली हम जो है एस ये 2D से ही बना रहे हैं ना BCC, तो ये ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा। ये अरेंजमेंट होता था फेस सेंटर्ड के लिए, 3D के लिए। एक मिनट, मैं उसका अरेंजमेंट को बना रहा हूँ ऐसे ही। देखिए, तो ये ए टाइप मतलब ये तो इसके जस्ट ऊपर हुआ था, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसके जस्ट ऊपर में ना रह करके ये कहाँ पर हो सकता है, इस वाले पोजीशन पर हो सकता है ना। मतलब इस वाले पोजीशन पर ना हो करके ये इस वाले पोजीशन पर हो सकता है एटम, और दूसरा एटम इस वाले पोजीशन पर हो सकता है, तीसरा एटम इस वाले पोजीशन पर हो सकता है, ऐसे ही करके। ये देखिए ये वाला, तो पहला जो लेयर था, पहले लेयर वाले हम एटम्स को बोल रहे हैं ए, और दूसरा जो लेयर है जो उनके बीच में बसा हुआ है, इनको हम बोल रहे हैं बी, क्योंकि वो उसके साथ में नहीं है। ठीक है, तो ये जब नहीं है साथ में, वो सेंटर में बैठा हुआ है, तो इस ए वाले लेयर को फिर ऊपर में रिपीट करिए, फिर बी वाले लेयर को फिर उसको ऊपर में रिपीट करिए। तो इस रिपीट करने के दौरान ये कुछ इस तरीके का यूनिट सेल बनेगा। क्या है, उसके कॉर्नर पे 4 एटम्स तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन अभी बीच में भी एक एटम आ जाएगा, जो बोल रहे हैं ना ये बीच में उसके लाई करेगा, है ना, बीच में लाई कर रहा है, तो ये बीच में होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट का पार्ट होता है। तो ये होता है BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, जो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे FCC के लिए और जो है HCP के लिए, फिर उसका हम जो है सारे का परसेंटेज निकालना सीखेंगे, इफ़िशेंसी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए यहीं तक।